एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई आपके कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट डज दैट एडवांस अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम अ सीए फाउंडेशन और सीपीटी के अंदर जो आपने अकाउंट्स पढ़ा, 11th-12th के अंदर जो आपने अकाउंट्स पढ़ा, उसमें और इस एडवांस अकाउंटिंग के अंदर क्या फ़र्क है, ये जो एडवांस वर्ड है ये क्यों एडेड हुआ है। तो आप अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे, 11th क्लास ले लो, 12th क्लास ले लो, उसके बाद फाउंडेशन ले लो, यहाँ तक आपने पढ़ा कि भाई आपको कोई इवेंट दे रखा होता था और आप उसकी जर्नल एंट्री करते थे, यही करते थे आप उसकी जर्नल एंट्री करते थे कि एसेट आया तो एसेट बढ़ गया तो डेबिट कर दिया, कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया, कुछ टर्म सीख ली, एनपीओ की अकाउंटिंग। फाउंडेशन में अब जैसे सिंगल एंट्री आ गया है तो सिंगल एंट्री सीख लिया कि भाई सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट हमारा जो ये कोर्स है एडवांस अकाउंटिंग का, ये इन सब चीज़ों से अलग है। तो क्या इसका मतलब आप जर्नल एंट्री नहीं करोगे? नहीं, आप जर्नल एंट्री करोगे, बट आपका मेन फोकस किस चीज़ पे रहेगा? मेन फोकस रहेगा कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इसको आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैसे दिखाओगे। आप कैसे दिखाओगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हाउ टू प्रेजेंट, कैसे प्रेजेंट करोगे, और हाउ टू मेजर का मतलब है कि आप कैसे निकालोगे कि इनका क्या अमाउंट होना चाहिए। अब तक जो आप पढ़ते आ रहे थे आपको पता होता था कि हाँ भाई हमने एसेट खरीदी 1 लाख रुपए की, लेकिन वो 1 लाख ही क्यों हैं, वो 1,10,000 क्यों नहीं है, और किस सिचुएशन में वो 1 लाख की जगह 90,000 हैं, वो आ जाता है हाउ टू मेजर के अंदर, जो आप सीखोगे इस थ्रू आउट इस कोर्स की जर्नी में। ऐसा भी क्यों है कि आपको अकाउंटिंग के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो उसका रीज़न ये है, आप ऐसे समझो ये जनरल पब्लिक है। जनरल पब्लिक अपनी हार्ड एंड मनी जो है इन्वेस्ट करती है कंपनीज के अंदर। अब बदले में ये कंपनीज जो हैं इनको रिटर्न प्रोवाइड करती हैं, जो कि आजकल शेयर मार्केट के थ्रू होता है। तो क्या इन कंपनीज की ऑब्लिगेशन नहीं कि ये इन लोगों को सफिशेंट डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि हमारी कंपनी में क्या क्या चल रहा है, सफिशेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। क्या आपको नहीं लगता ये इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर सपोज करो मैंने आपसे 1 लाख रुपए ले लिए, ये आप हो और ये मैं हूं और ये आप हो, मैंने आपसे 1 लाख रुपए ले लिए, क्या आपको नहीं लगता कि मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को आपको बताना चाहिए कि आपके इन 1 लाख रुपए का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है? तो उसी की जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट ने उठाई हुई है कि, और कंपनियों को मैंडेट करा हुआ है कि आपको स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? वो लोग जो कंपनियों से इंटरेस्टेड हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने के लिए। ये कौन लोग होते हैं? ये 7 तरीके के लोग होते हैं जो हम पढ़ेंगे फ्रेमवर्क के चैप्टर में। तो सरकार ने बोल रखा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कि हे कंपनियों, सभी कंपनियों, तुमको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है शेयर होल्डर के लिए। किस फॉर्मेट में बनाना है? वो फॉर्मेट गिवन है शेड्यूल 3 के अंदर। शेड्यूल 3 के अंदर वो फॉर्मेट गिवन है कि इस फॉर्मेट के अंदर वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों को बना करके चलना है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सरकार ने ये वाली बात बोल रखी है। फिर कैसे बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? कैसे बनाना है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाना है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताएंगे कि कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ तो हम उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने ये कैमरा लगा रखा है, तो ये कैमरा हमारे बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसकी अलग डेफिनेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कि एसेट क्या है। एसेट वो जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है। तो अब जब आप मान लो मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेके कंपनी शुरू करी, तो आपके 1 लाख रुपए मेरी कैपिटल के अंदर दिख रहे होंगे, और मैंने यहाँ पे कैमरा दिखा रखा है कि साहब मैंने कैमरा ले रखा है 1 लाख रुपए का। तो जैसे ही आप मेरी बैलेंस शीट की तरफ नज़र डालते हो तो आपको समझ में आता है कि सर ने हमसे 1 लाख रुपए ले रखे हैं और ये 1 लाख रुपए उठा के कहाँ डाल रखे हैं? कैमरा के अंदर डाल रखे हैं। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के समझ में आता है कि इस कैमरा पे इतने का डेप्रीसिएशन आज की डेट में हो चुका है और इतने का रेवेन्यू वो जनरेट कर चुके हैं इस कैमरे का इस्तेमाल करके। तो जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आती हैं तो आप एक सही डिसीजन ले पाते हो कि आपको मेरे साथ जुड़े रहना है या नहीं जुड़े रहना है। जैसे आज आप डेमो लेने आए हो और बहुत सारे बच्चे डेमो लेने के बाद डिसीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो राइट डिसीजन ले सकें।
तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट योर कोर्स कि भाई आप अपने कोर्स में वो सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे जिसके अंदर कंपनियां अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं। फाइनल के अंदर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दूसरा पार्ट पढ़ोगे जिसको बोलते हैं इंड एएस, जिसके अंदर कंपनियां अपनी बैलेंस शीट को बनाती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कुछ स्पेशल सब्जेक्ट चैप्टर्स भी हैं, जैसे ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स के अंदर तो है ही, उसके साथ कुछ स्पेशल चैप्टर्स भी हैं जिनका नाम है जैसे बायबैक, कि आप कंपनियां बायबैक करती हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। बायबैक का मतलब है कि जो मैंने आपको शेयर दे रखे हैं मैंने आपसे वापस ले लिए, तो उसको हम बायबैक बोलते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग मैं कैसे करूंगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अगर मेरी कंपनी नुकसान में जा रही है, बीमार पड़ी है, तो उसको ठीक करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद वन ऑफ द चैप्टर इज ब्रांच अकाउंटिंग, कि जिन कंपनियों की ब्रांचें हैं वो अपनी अकाउंटिंग किस तरीके से करके चलेंगी, ये स्पेशल चैप्टर के अंदर आ जाती हैं। आज का हमारा फोकस ब्रांच अकाउंटिंग पे होगा, हम एएस के ऊपर नहीं जाएंगे। मैंने आपको बस बैकग्राउंड दे दिया कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्यों इसकी ज़रूरत है, बट आज का हमारा फोकस होगा ब्रांच अकाउंटिंग के ऊपर, कि जो कंपनियां ब्रांच फॉलो करती हैं, जिनकी ब्रांचें हैं, जैसे एसबीआई की ब्रांच है, तो वो अपनी अकाउंटिंग किस तरीके से करके चलते हैं। तो टॉपिक का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। सबसे पहले सवाल उठता है व्हाई वी नीड ब्रांच। व्हाई वी नीड ब्रांच। आज आप बैठे हो क्लासेस में, भाई हमने अपनी क्लासेस को भारत के अंदर, अगर ये इंडिया है, हमने इसको हर जगह पहुंचा दिया, हर स्टेट में पहुंचा दिया, तो हर स्टेट का रहने वाला बच्चा जो है हमको रीच आउट कर सकता है। तो यानी कि ब्रांच के होने से मेरी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं हर जगह अगर अवेलेबल हूँ तो राजस्थान के बच्चा को दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, वो मेरी ब्रांच से कांटेक्ट करके मेरे साथ जुड़ सकता है। पंजाब के बच्चे को दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, वो वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकता है। तो वाई वी नीड ब्रांचेज, वी नीड ब्रांचेज बिकॉज हम अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं। हाँ, हम अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, हम हर जगह अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी ब्रांचेस खोलते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, तो दिल्ली में एक जगह है गांधीनगर, जो एशिया की नंबर 1 टेक्सटाइल मार्केट है। गांधीनगर जगह है, ये एशिया की नंबर 1 टेक्सटाइल मार्केट है, भारत की नहीं कह रहा, एशिया की। यहाँ पे एक बहुत पुराना ब्रांड हुआ करता था स्पार्की के नाम का, आज भी ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है स्पार्की के नाम का। तो स्पार्की ने क्या करा, आज से बहुत टाइम पहले जब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, उसने अपनी ब्रांचेस जगह जगह भारत में खोलनी शुरू कर दी। जगह जगह उसने भारत में अपनी ब्रांचेस खोलनी शुरू कर दी, और उसकी ब्रांचेस खुलने से क्या हुआ कि उस शहर के, उस जगह के लोग जानने लग गए कि ऐसा भी कोई ब्रांड है। और आज जब ऑनलाइन मार्केट आ गई, तो स्पार्की को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि जैसे स्पार्की ऑनलाइन गया, तो यहाँ के लोग ऑलरेडी इसको जानते थे कि हाँ ऐसा भी कोई ब्रांड है, और उन्होंने ऑनलाइन से भी उसकी सेल करनी शुरू कर दी। तो आज के डेट में स्पार्की इज़ वन ऑफ द ग्रेट ब्रांड इन दैट मार्केट, जो एशिया की नंबर 1 मार्केट है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने जगह जगह अपनी ब्रांचेस फैला दी। एसबीआई के अंदर अगर आपका खाता होगा, तो एसबीआई की बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं। एसबीआई सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में भी एसबीआई जो है अपनी बैंकिंग को लेके जाता है, तो एसबीआई की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है। तो ब्रांचेस से क्या होता है, आपका बिजनेस बढ़ता है, स्केलेबिलिटी बढ़ती है। तो ये तो हो गई ज्ञान की बात। तो अब भाई अगर एसबीआई ने ब्रांच खोल दी, स्पार्की ने ब्रांच खोल दी, तो हम तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के स्पार्की की शोरूम में बैठेंगे या स्पार्की के हेड ऑफिस में बैठेंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें तो करनी होगी क्या, ब्रांच अकाउंटिंग। क्या करनी होगी, ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग हमें करनी होगी, और यही हमारे कोर्स का पार्ट है कि ब्रांच की अकाउंटिंग आप कैसे करोगे। तो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए हमने ब्रांच को डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट्स के अंदर। पहली है डिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरी है इंडिपेंडेंट ब्रांच।
दूसरी है इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक पार्ट हो रहा है फॉरेन ब्रांच का, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कोर समझते हैं डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। आपने 11th क्लास में ये वर्ड जरूर, दो वर्ड जरूर सुने होंगे, डबल एंट्री। क्या आप मुझे बता सकते हो डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? डबल इफेक्ट, ओके ओके। तो इसका मतलब आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि हर एक इवेंट का दो इम्पैक्ट होते हैं। कोई भी इवेंट इस दुनिया में घटित होता है तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं। मैंने सर एसेट खरीदी तो मेरी एसेट अगर बढ़ गई तो मेरा कैश कम हो जाएगा या फिर मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने कोई खर्चा करा तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा और मेरा कैश कम हो जाएगा। तो एवरी इवेंट हैज़ अ टू इम्पैक्ट। तो डबल एंट्री का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एवरी इवेंट हैज़ टू इम्पैक्ट। ठीक, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन होती है? जो ओन सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करती है ऑन डबल एंट्री बेसिस। वो डबल एंट्री बेसिस पे ओन सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करके चलती है, उसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। सर इसका मतलब समझ नहीं आया, डबल एंट्री बेसिस पे बुक मेंटेन करती है। आओ जरा मुझे जरा बताओ, अगर मैं डबल एंट्री बेसिस पे बुक मेंटेन कर रहा हूँ, यानी कि हर एक चीज़ का एक डेबिट भी होगा इम्पैक्ट और एक क्रेडिट इम्पैक्ट भी होगा, तो ये ट्रायल बैलेंस आपने पहले कभी देखा है या ये पहली बार देख रहे हो? बताओ जी, देखा है? तो क्या ट्रायल का डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच करता है, हाँ या ना? करता है, वेरी गुड। तो यानी कि अगर किसी कंपनी का ट्रायल बैलेंस है तो इसका मतलब वो अपनी अकाउंटिंग को डबल एंट्री बुक्स पे मेंटेन कर रहा होगा। अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेजेस कर रहे हैं तो परचेज टू क्रेडिटर, इस तरीके से उनकी डबल एंट्री हो रही होगी और अंततः वो क्या बनाते होंगे, अपना ट्रायल बैलेंस। तो अगर मैं इस कंपनी का छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाऊँ तो मान लो उनकी कैपिटल आ रही है 1,00,000 रुपये की, उनकी परचेजेज आ रही है 2,00,000 रुपये की, उनके क्रेडिटर्स आ रहे हैं 3,00,000 रुपये के, उनकी सेल्स आ रही है 5,00,000 रुपये की, ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो कर देते हैं, और उनकी फिक्स एसेट्स आ रही हैं 7,00,000 रुपीज़ की। तो ट्रायल मैच हो गया, ठीक। क्या आप इस ट्रायल बैलेंस से मेरे को इस कंपनी का प्रॉफिट निकाल के दिखा सकते हो? बताओ, निकालो फिर। हाँ बनाओ, आओ जरा बनवाओ मेरे साथ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्लोजिंग स्टॉक एज्यूम कर लेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि नहीं ओपन हुई है। टू परचेजेस, परचेजेस कितनी दिखाई हैं, 2,00,000 रुपए की। टू सेल्स, सेल्स कितने की हैं साहब, 5,00,000 रुपए की, ठीक है। फिर उसके बाद टू, मैं क्लोजिंग स्टॉक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक है कंपनी का 4,00,000 रुपए का। टू क्लोजिंग स्टॉक, क्या मैं सही बना रहा हूँ भाई? बचपन बीत गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए। बताओ फिर क्या गलती है, ठीक करवाओ। सेल क्रेडिट साइड में आएगी, तो बाय सेल्स 5,00,000 रुपए और बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,00,000 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा 7,00,000 रुपीज़ का। खर्चा मैंने आपको दिया नहीं, यही मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। बाय जीपी 7,00,000 रुपीज़ टू नेट प्रॉफिट
7 लाख रुपीज। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि साहब एक तो होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग, जिसके अंदर हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांच अपनी डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से बुक्स को मेंटेन कर रही है, तो उसके पास क्या होगा, अपना ट्रायल बैलेंस ज़रूर होगा, उसके पास अपना ट्रायल बैलेंस ज़रूर होगा। ठीक, अगर उसके पास अपना ट्रायल बैलेंस है तो उसका प्रॉफिट निकालना आसान है, क्योंकि ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, डबल एंट्री बुक्स कीपिंग पे बुक मेंटेन है, प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब हो गया कि उसका प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसका ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस गिवन है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये मेरी क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है। वो बोले इसका प्रॉफिट निकाल के दिखा दो, तो आप कहोगे कि मैं ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा और मुझे इसका प्रॉफिट निकल जाएगा ब्रांच का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है, जो डबल एंट्री बुक्स पे अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करती, जो डबल एंट्री फॉलो नहीं करती, या फिर बोल दो कि वो ओन सेट ऑफ बुक्स नहीं मेंटेन करती। तो सर फिर वो क्या करती हैं, वो करती हैं डायरी मेंटेन। डायरी, जैसे आपने घर में देखा होगा कि लेडीज़ लोग क्या करती हैं, जो उनका घर का हिसाब होता है वो एक पेपर पे लिखती रहती हैं, जो कि उनको भाई महीने में इतने पैसे मिले घर के हिसाब के लिए, दूध का खर्चा हुआ, एक्स का खर्चा हुआ, फलाना खर्चा हुआ, राशन का खर्चा हुआ, तो उसका वो हिसाब लिखती रहती हैं। तो क्या वो कोई डबल एंट्री पास कर रही होती हैं, क्या वो एंट्रियाँ डाल रही होती हैं? नहीं, वो तो बस एक सिंपल सी बात लिख रही होती है कि क्या लिख रही, कि भाई एक्सपेंस हो गया मिल्क का इतने रुपए का, और क्या कहते हैं गैस सिलेंडर का इतना खर्चा हो गया, ऐसे करके वो अपना टोटल हिसाब लिख रही होती हैं। इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री, जो आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हो। तो डिपेंडेंट ब्रांच भी कुछ इस तरीके से ही अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। तो इनका प्रॉफिट निकालने में थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि सिंगल एंट्री है, इनका प्रॉफिट निकालने में थोड़ी समस्या आती है। तो इनके प्रॉफिट निकालने के लिए 3 तरीके के मेथड प्रिस्क्राइब्ड हैं। पहला मेथड है डेटर मेथड, दूसरा मेथड है स्टॉक एंड डेटर मेथड, और तीसरा मेथड होता है फाइनल अकाउंट मेथड। ये 3 तरीके के मेथड प्रिस्क्राइब्ड हैं। ये तीनों डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इनको समझने से पहले आपको समझना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच किस तरीके से काम करती है। जब तक यहाँ के कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक यहाँ पे हमेशा दिक्कत आएगी। तो इसलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, इंडिपेंडेंट ब्रांच। पहले बताओ यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ रिपीट कराना हो? ठीक है। तो आपको ब्रांच शुरू करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि हेड ऑफिस और ब्रांच ये दोनों सेपरेट पर्सन है, ये दोनों अलग अलग पर्सन है। ये अलग है और ये अलग है। आप हमेशा ऐसे एज्यूम करना कि मैं अगर हेड ऑफिस हूँ, मैं मतलब आप अगर हेड ऑफिस हो तो आपका पड़ोसी ब्रांच है। हमेशा ये मान के चलना, आप बार बार भटक जाओगे, आपको हमेशा ऐसा फील आने लग जाएगा सर हेड ऑफिस और ब्रांच तो एक ही है। तो आपको वो थॉट अपने दिमाग में मेंटेन करके रखना है कि भाई मैं अलग हूँ और ब्रांच अलग है, क्योंकि ब्रांच अपनी सेट ऑफ बुक्स अलग मेंटेन कर रही है और मैं अपने सेट ऑफ बुक्स अलग मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ कुछ जनरल एंट्रीज डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई आप ये थॉट कितना मेंटेन कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो मैंने एक जगह लिख दिया हेड ऑफिस, एक जगह लिख दिया ब्रांच। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहली जनरल एंट्री के परचेजेस मेड बाय HO फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की परचेजेस करी HO ने। मुझे बताओ क्या एंट्री होगी, ये ऑन क्रेडिट करी है। कहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे? HO में, ब्रांच में, हेड ऑफिस में। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। और ब्रांच में क्या एंट्री होगी? नो एंट्री। परचेजेस मेड बाय
branch for rupees 1.5 lakh on credit. ₹1.5 lakh। नंबर 3, HO सेल्स गुड्स फॉर रुपीज 3 lakh ऑन क्रेडिट। बताओ कहाँ पर? और ब्रांच में? नंबर 4, HO सेल्स गुड्स फॉर रुपीज 2 lakh टू ब्रांच। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और ब्रांच में? वेरी गुड, परचेज टू डेबिट। आगे बढ़ते हैं। ब्रांच सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 3 lakh। राम टू नंबर 6, HO कलेक्ट रुपीज 2 lakh फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। ब्रांच के बिहाफ पे HO ने पैसा कलेक्ट कर लिया। और ब्रांच में नो एंट्री। ओके, HO पेड एक्सपेंस ऑफ ब्रांच ऑफ रुपीज 10,000। HO ने ब्रांच का खर्चा पे कर दिया। खर्चा ब्रांच का पे HO ने कर दिया। ऐसे समझो आप घर पे बैठे थे, पड़ोसी घर पे था नहीं, फ्लिपकार्ट वाला आया, 10,000 रुपये का पार्सल था, पैसे आपने दे दिए, पड़ोसी ने कहा मैं आके देता हूँ। और ब्रांच में नो एंट्री। आप क्यों बोल रहे हो बार बार ब्रांच में नो एंट्री? वेरी गुड, दोनों अलग अलग हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, जरा इमेजिन करो, आप घर पे बैठे हो, आपके पड़ोसी ने राम से पैसे लेने हैं 1 लाख 2-3 लाख रुपए। आप घर पे बैठे थे, चाय पी रहे थे, पड़ोसी घर पे था नहीं, ट्रिप पे गया हुआ था, राम आ गया, राम डोरबेल बजा रहा है पड़ोसी की बार 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 बार। तो आप बाहर चले गए कि भाई कौन आ गया। आपने कहा क्या काम है? उसने कहा कि मेरे को इनके 3 लाख रुपए देने थे, 2 लाख रुपए लौटाने आया हूँ।
तो आप अपने पड़ोसी को फ़ोन करोगे कि भाई तुम्हारे घर कोई पैसे देने आया है? आपने फ़ोन घुमाया, आपने कहा तुम्हारे घर कोई पैसे देने आया है, उसने राम से बात करी, उसने कहा कि हाँ आप इन्हें दे दो, आपने पैसे कलेक्ट कर लिए, आपने कहा कैश आ गया मेरे पास, लेकिन ये पैसा मुझे पड़ोसी को देना है, तो आपने लाइबिलिटी खड़ी कर दी। ट्राई टू रीड द जनरल एंट्री, आपने कहा पैसा आ गया और पड़ोसी को पैसा देना है, और उधर ब्रांच ने भी फ़ोन रख दिया कि चलो ठीक है। तो क्या ब्रांच जब फ़ोन रखेगा तो ब्रांच अपने अकाउंटेंट को फ़ोन करेगा? वो बोलेगा अकाउंटेंट को कि राम ने 3 लाख रुपए देने थे, जिसमें से राम ने 2 लाख रुपए दे दिए। क्या वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो जैसे ही वो बोलेगा कि राम ने 2 लाख रुपए दे दिए, तो क्या अब अकाउंटेंट राम को फ़ोन करेगा कि पैसे दो हमारे 3 लाख रुपए, पैसे दो हमारे 3 लाख रुपए, या फ़ोन करना बंद कर देगा? क्यों करेगा? वो तो राम को फ़ोन करेगा, वो कहेगा भाई मैंने दे दिए तुम्हारे 3 में से 2 लाख रुपए, अब बार बार 3 लाख क्यों मांग रहे हो? पैसे तो आपके पड़ोसी को आपने बोला कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे 2 लाख रुपए ले लूँ, तो पड़ोसी ने कहा हाँ ले लो। आपने 2 लाख रुपए जेब में डाले, आपने एंट्री डाल दी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है। पड़ोसी ने अपने अकाउंटेंट को फ़ोन करा कि भाई तुम रोज़ राम को फ़ोन कर रहे हो, 3 लाख रुपए मांग रहे हो, वो दे चुका है पैसे 2 लाख रुपए मेरे पड़ोसी के पास हैं, अब उसे फ़ोन करना बंद करो। क्या वो सही है? भाई राम कहेगा कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए तुमसे फ़ोन पे बात करके दे चुका हूँ, 2 लाख रुपए। भाई ऐसे समझो, आपने मुझे फ़ीस देनी है, क्लासेस ले लिया, आपने कहा सर क्लासेस के बाद दे देंगे फ़ीस, क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने कहा क्लासेस ले लो आप, कोई बात नहीं। अब मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, बेटा फ़ीस दे दो, बेटा फ़ीस दे दो, रोज़ फ़ोन कर रहा हूँ, बेटा फ़ीस दे दो। आपका एक मित्र आया, उसने मुझे फ़ीस दे दी और उसने बात भी करा दी आपसे, आपने कहा सर आपके पास फ़ीस आ गई, मैंने कहा आ गई। अगर मैं अगले दिन फिर से आपको फ़ोन करूँ, बेटा आप नहीं आए फ़ीस देने, आपका दोस्त आया था फ़ीस देने, तो आप क्या मुझे गालियाँ नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। तो वही राम भी वही बोल रहा है, राम कह रहा है भाई मैं तुम्हारे ब्याह पे तुम्हें उसे पैसे दे तो आया, अब तो उससे पैसे लो, मेरे से क्यों मांग रहे हो? तो उसी लिए ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच कहेगा कि मेरे को अब राम से पैसे नहीं लेने, मेरे को किससे पैसे लेने हैं? मेरे को हेड ऑफिस से पैसे लेने हैं 2 लाख रुपए। यहां पर भी ब्रांच क्या कहेगा कि भाई साहब हेड ऑफिस को पैसे देने हैं 10,000 रुपये। बताओ डेबिट क्या करेगा वो? एक्सपेंस डेबिट करेगा, क्योंकि उसका खर्चा हो गया, एक्सपेंस डेबिट करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू HO फॉर ₹50,000। बताओ HO की बुक्स में क्या एंट्री होगी और ब्रांच की बुक्स में? गुड्स वापस कर दिए, ब्रांच ने माल वापस कर दिया। टू और ब्रांच क्या एंट्री करेगा? नंबर 9, कार परचेज बाय HO एंड अमाउंट पेड बाय ब्रांच। कार तो HO ने परचेज करी है, बट उसका पैसा जो है ब्रांच ने पे करा है ₹5 लाख। HO की किताबों में और ब्रांच की किताबों में
एच ओ, ठीक, कार यूज्ड बाय ब्रांच एंड depreciation for it is ₹50,000। कार चला दी आपने, गाड़ी खरीदी थी, पड़ोसी ट्रिप पे ले गया, तो बताओ जी। कहाँ पर, एचओ में, ब्रांच में? कार हेड ऑफिस के पास है, ये रही। एचओ में डेप्रीसिएशन टू, और ब्रांच में बोलो बोलो गलत। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अभी ये सोच के कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, चार लोग बगल वाले क्या देखेंगे, अपना मन की जो डाउट है, जो थॉट है, वो दबा तो लोगे, लेकिन ये फ्यूचर में आपको दिक्कत कर देगा। चार लोगों से डर लगे बाद में पूछो, लेकिन पूछने से हिचकिचाना नहीं है। एक बार नहीं 100 बार पूछना, लेकिन पूछने से हिचकिचाना नहीं है। पूछोगे पहले कन्फ्यूजन ही आएगा, कन्फ्यूजन के बाद ही क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, जो मन में आ रहा है वो बोलो। डेबिट क्या करूं? हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस, ओके, ऐसे। आओ जरा, ब्रांच कहेगा कि भाई ट्रिप पे ले गया गाड़ी, खर्चा कितने का हो गया गाड़ी, इसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन फॉर 50,000 का मतलब पता है क्या है, कि इतने की गाड़ी चल गई, गाड़ी का जो कंजम्पशन हो गया वो 50,000 का हो गया। तो वो कहेगा अब ट्रिप पे कौन लेके गया है, ब्रांच लेके गया है, तो खर्चा किसका होगा, ब्रांच का होगा। तो वो कहेगा भाई साहब खर्चा हो गया, अब इस खर्चे की देनदारी किसके लिए है, एचओ के टूवर्ड्स है। अगर गाड़ी 50,000 रुपये से कंज्यूम हो गई तो गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी, गाड़ी है किसकी, एचओ की, तो वो कहेगा गाड़ी की वैल्यू कम हो गई 50,000 रुपये से, और ये इसकी लेनदारी किससे है, ब्रांच से, 50,000 रुपये। ठीक, तो ये एंट्री पास होगी इस केस में। जो पॉइंट नंबर 9 और 10 है, 9 एंड 10 है, इसको बोलते हैं कि एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट एचओ, कि जो एसेट का अकाउंट है वो कहाँ मेंटेन हो रहा है, वो एचओ के पास मेंटेन हो रहा है, इसको ये बोलते हैं। बताओ इतना समझ में आता है? अब फटाफट से कैलकुलेटर निकालो और मेरे को हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करो। अपना कैलकुलेटर निकालो और हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस बनाने में मेरी हेल्प करो। फिर ब्रांच का भी बनाएंगे। और ये सारी जनरल एंट्रियां हैं, शुरू हो जाओ फटाफट से।
कैल्सी नहीं है, ये लो। हाँ, जैसे मुझे मेरे को लिखवा दो यहाँ पे, मैं लिख दूँगा। बताओ। हाँ, बना लो। ऊपर करूँ? टोटल ऑफ डेबिट कर रहे हो क्या आप? वो नहीं, मेरे को अलग अलग लेजर वाइज चाहिए। चलो आओ मेरे साथ बनाओ। बताओ मुझे ज़रा, कोई नहीं, आप टोटल बताते रहना। पहले एच का बनाते हैं, ठीक है। परचेज, और कोई भी परचेज करिए हमने क्या? नहीं करी। तो परचेज कितना आ गया? परचेज आ गया 1,00,000 रुपये का। तो मैं यहाँ लिख दूँ परचेजेस 1,00,000 रुपये। फिर उसके बाद क्रेडिटर 1,00,000 ये, और नहीं, क्रेडिटर डेबिट में लिखूँ क्रेडिट में लिखूँ? क्रेडिट में, वेरी गुड, 1,00,000 रुपये। उसके बाद डेटर्स 3,00,000 रुपये। और कोई डेटर्स हैं क्या? नहीं, डेटर्स 3,00,000 रुपये। और बताओ, आगे बढ़ते हैं। सेल्स, सेल्स 3,00,000 की है और एक सेल्स 2,00,000 की है, तो टोटल कितने हो गए? 5,00,000। और बस सेल्स कितने की आ गई? 5,00,000 रुपये की। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रांच, ब्रांच 2,00,000 का ये डेबिट, फिर 2,00,000 का क्रेडिट, ज़ीरो, फिर 10,000 का डेबिट, और फिर 50,000 का क्रेडिट, तो 40,000 का क्रेडिट हो गया। और फिर 5,00,000 का क्रेडिट, और तो 540, और 540 में से 50 गए, 50 का डेबिट आ गया, तो कितने बचे? 490। तो ब्रांच आ रहा है 490 का क्रेडिट आ रहा था ना? चलो जी, ब्रांच पे हो गए। सेल्स हमने ये कंसिडर कर लिया था। कैश की बात कर लेते हैं। कैश हो गया 2,00,000 रुपये, और ये कैश चला गया 10,000 रुपये, तो 190, और बस 190 का कैश है। और बताओ। गुड्स रिटर्न 50,000।
और बताओ, कार 5 लाख रुपीज़। और 50,000 का क्रेडिट भी हो रखा है, तो 5 कितनी आएगा, 450 आएगा। मुझे ज़रा बताओ, डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहे हैं क्या? हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? दोनों 10 लाख, 10 लाख 90 हज़ार। ऐसे ही अब आप ब्रांच का बनाओ। हैं? और नीचे करो, मैं कर दूँ? आओ जरा। परचेजेस कितनी है, 1.5 लाख। फिर से परचेज करी 2 लाख, तो कितनी हो गई, 350 की परचेजेस हो गई। और करते हैं, और करते हैं, बस परचेजेस और नहीं है। तो परचेजेस 350 की। और बताओ, क्रेडिटर 1,50,000। और क्रेडिटर है क्या? नहीं है जी। 1,50,000। और एच ओ में आओ जरा। एच ओ 2 लाख क्रेडिट, फिर 2 लाख डेबिट ज़ीरो, फिर 10,000 क्रेडिट और 50,000 डेबिट 40,000, फिर दोबारा डेबिट 5,40,000 और फिर क्रेडिट, तो 4,90,000 डेबिट। और राम राम 3 लाख में से दो, एक राम आएगा 1 लाख। सेल्स 3 लाख रुपए की। एक्सपेंस आएगा 10,000 रुपये का। गुड्स रिटर्न 50,000। कैश, कैश और कहीं ऊपर आया नहीं क्या? नहीं आया। कैश 5 लाख का क्रेडिट आ रहा है, लोन हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन 50,000। टोटल करना है एक बार। मैच हो रहा है।
जितनी भी अभी हमने प्रैक्टिस करी जर्नल एंट्री के साथ ट्रायल, ये क्या है, डबल एंट्री पे बुक्स है। तो देखो होता क्या है डबल एंट्री पे, मेरी ब्रांच है पंजाब के अंदर, ब्रांच अपनी अलग अकाउंटिंग कर रहा है, एचओ अपनी अलग अकाउंटिंग कर रहा है, करते करते साल भर ही अकाउंटिंग चलती रहती है। फिर साल के एंड पे दोनों का क्या आ जाता है हमारे पास, ट्रायल बैलेंस। इधर देखते रहो, साल के अंत में क्या आता है दोनों का हमारे पास, ट्रायल बैलेंस आ जाता है। फिर उस ट्रायल बैलेंस से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ तक की चर्चा कंक्लूड होती है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया, एचओ के ट्रायल में ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, 4,90,000 का। एचओ क्या कह रहा है कि मुझे ब्रांच को 4,90,000 रुपये देने हैं। ब्रांच क्या कह रहा है कि मेरे को एचओ से 4,90,000 रुपये लेने हैं। तो ये दोनों अमाउंट जो हैं मैच कर रहे हैं और इनके साइन भी अपोजिट हैं। अगर ये क्रेडिट में आ रहा है तो ये कहाँ आ रहा होगा, डेबिट में आ रहा होगा। ठीक, तो एक हम कंक्लूजन पे पहुंच गए कि बैलेंसेस ऑफ एचओ एंड ब्रांच आर इक्वल एंड ओपोजिट। ओपोजिट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ डेबिट आ रहा होगा तो वहाँ पे क्रेडिट आएगा, वहाँ डेबिट आ रहा होगा तो यहाँ क्रेडिट आएगा। तो ये हमेशा होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई अगर आप मुझे कह रहे हो कि सर हमने आपसे 4 लाख रुपए लेने हैं, तो मैं बोलूँगा ना कि हाँ मैंने 4 लाख देने हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं मैंने 3 लाख ही देने हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग या तो आपको इंस्टीट्यूट एडजस्टमेंट में देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, अगर नहीं देता तो सवाल में कैसे ढूंढनी है, देखनी है, वो हम बता देंगे। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस करो समझने पे। ठीक, तो हम आपको सिखाएंगे जो मिसअंडरस्टैंडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या तो देगा वो, अगर वो नहीं देगा तो सवाल में कैसे ढूंढनी है वो भी चर्चा करेंगे। अब एक दिक्कत आ गई यहाँ पे, दिक्कत क्या आई कि ये जो टोटल पर सेल्स आ रही है इसमें से ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि सेल्स टू ब्रांच कितनी है, या तो टोटल आ रही है। सिमिलरली ये जो परचेज आ रही है इसमें से ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि परचेज फ्रॉम एचओ कितना है। बताओ, ये ढूंढना मुश्किल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप एक काम करो कि जो भी चीज़ आप ब्रांच को बेचोगे उसको सेल्स ना दिखा के क्या दिखाओ, गुड्स सेंड टू ब्रांच। है ये भी सेल ही, बस आप अलग से आइडेंटिफाई कर सको कि आपने ब्रांच को कितना माल बेचा है, आप इसको अलग से दिखा दो। सिमिलरली जो ये परचेजेस आ रही हैं इसको नॉर्मल परचेज ना दिखा के क्या दिखा दो, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। तो अगर अब मैं इसको ट्रायल में डालूं तो मेरी सेल कितने की हो जाएगी, 2 लाख रुपए है, तो सेल हो जाएगी मेरी 3 लाख रुपए की। और गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए का। सिमिलरली मेरी परचेजेस कितने की हो जाएंगी, 1.5 लाख रुपए की। परचेजेस हो जाएंगी मेरी 1.5 लाख रुपए की, और गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ ये हो जाएगा 2 लाख रुपए का। तो अगर आप देखोगे तो ये भी मैच कर रहा है कि ब्रांच को एचओ कह रहा है कि मैंने ब्रांच को 2 लाख का माल बेचा है, और ब्रांच कह रहा है कि मैंने एचओ से 2 लाख रुपए का माल खरीदा है। ये भी आपका मैच करेगा। ठीक, चलो ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ब्रांच जो था ये वाली एंट्री करना भूल गया, ये वाली एंट्री करना भूल गया, या फिर उसने ये वाली एंट्री जो थी 2 लाख की बजाय कितने की कर रखी है,
1.5 लाख रुपए की कर रखी है। तो जो गुड्स सेंट रिसीव फ्रॉम एचओ है, अब वो ब्रांच की किताबों में कितना आएगा, ये 2 लाख की जगह कितना आ जाएगा। इसको यार थोड़ा स्पेशियस कर ले, नहीं तो यहाँ लिख दूँ मैं इसको, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ 150 और ये 2 लाख हट जाएगा। और एचओ का अमाउंट बताओ कितना आएगा, क्योंकि ये भी तो 2 से 1.5 हो गया, 2 से 1.5 हो गया, तो एचओ भी 50,000 से कम क्रेडिट हो गया। तो बताओ एचओ का टोटल करो अब जरा, चलो आओ 1.5 लाख करो कैलकुलेटर पे, 1.5 लाख क्रेडिट, फिर 2 लाख डेबिट, तो 50,000 डेबिट हो गया, फिर 10,000 क्रेडिट, माइनस कर दो 10,000, 40,000 हो गया, और फिर 50,000 डेबिट, 90,000 हो गया, फिर 5 लाख रुपए और डेबिट, 590 हो गया, और 590 में से फिर ये माइनस कर दो 50, कितना 540। एचओ का बैलेंस आ जाएगा 5,40,000। तो देखो भाई साहब अब ये मैच नहीं कर रहा, एचओ कह रहा है कि मैंने ब्रांच को कितने देने हैं 4,90,000, और ब्रांच कह रहा है कि मैंने एचओ से कितने लेने हैं 5,40,000। अगर आप दोनों के ट्रायल को देखो तो एचओ के ट्रायल के अंदर आ रहा है ब्रांच को कितने देने हैं 5,90,000, 490, और ब्रांच कह रहा है कि मैंने एचओ को देने हैं से लेने हैं 540। मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है, 1,50,000 का डिफरेंस है। अब या तो इंस्टीट्यूट आपको बता देगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि भाई 50,000 की परचेजेस ब्रांच के यहाँ पे अभी बुक नहीं हुई हैं, या फिर अगर वो ये ना बताए तो आप इसको खुद भी ढूंढ सकते हो। बताओ कैसे ढूंढ सकते हो, बताओ एक बार, कैसे, कौन से डिफरेंस में। नहीं, ट्रायल तो मैच है। हाँ, वो तो आपने अपना गोल्डन रूल लगा के पहचान लिया। आपने कहा कि भाई हम ये समझ के आए हैं कि बैलेंस जो है एचओ और ब्रांच का इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ 490 है और यहाँ 540 है, डिफरेंस आ रहा है 50,000 का। आपने इस क्वेश्चन में देखा, अब आपने कहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ लिखा नहीं है, तो आप क्या सॉल्यूशन में लिखोगे, आप ये लिख दोगे कि क्वेश्चन गलत है और कृपया हमें पूरे मार्क्स दें, या आप ढूंढोगे कि गलती कहाँ हो रखी है। आपको इस ट्रायल में देख के क्या गलती पहचानने आ रही है, आओ जरा। हेड ऑफिस कह रहा है कि मैंने ब्रांच को कितने का माल बेच रखा है, और ब्रांच क्या कह रहा है कि मैंने हेड ऑफिस से कितने का माल ले रखा है, तो मिल गया 50,000 का डिफरेंस। तो इस तरीके से आप डिफरेंस ढूंढ सकते हो। इसका मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच, बताओ गलती कहाँ पे हो रखी है, ब्रांच के पार्ट पे गलती हो रखी है, तो रेक्टिफिकेशन कहाँ होगा, ब्रांच के पार्ट पे। क्या रेक्टिफिकेशन होगा बताओ, एंट्री बताओ, हाँ बताओ एंट्री। आगे ये एंट्री आपने कैसे बताई, बताओ अपना लॉजिक भी दो मेरे को। परचेज टू एचओ बोल रहे हो आप,
ये एंट्री का लॉजिक भी दो मेरे को। ठीक है, आओ जरा। हम्म, बताओ जी। 50 आप कह रहे हो 50,000 के परचेज की एंट्री नहीं कर रखी, तो रॉन्ग एंट्री में क्या है कि आपने एंट्री नहीं कर रखी। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताओ? 50,000 की परचेज की, जो आपने नहीं कर रखी, बताओ क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एच ओ। हमने अभी अभी डिस्कशन करा था कि एच ओ से परचेज को क्या दिखा देंगे? गुड्स रिसीव फ्रॉम एच ओ टू एच ओ। बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करोगे? गलत एंट्री क्या हो रखी है? हो ही नहीं रखी। सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, तो आप रेक्टिफिकेशन पास करोगे गुड्स रिसीव फ्रॉम एच ओ टू एच ओ। और आपने तो गलत एंट्री बताई है। आपने हमें बताया है कि हम एंट्री पास करेंगे ये वाली, परचेज टू गुड्स रिसीव, ये तो उल्टी एंट्री हो गई, तो ये तो गलत हो गया। आप ये एंट्री पास नहीं करोगे। आप क्या एंट्री पास करोगे? टू एच ओ। मुझे पहले बताओ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो रही है क्या? आप रिपीट करवाना चाहो आप रिपीट करा सकते हो, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है बस कि हम यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, गुड्स रिसीव फ्रॉम एच ओ क्यों कर रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक। अब जो ये 50,000 रुपये की एंट्री नहीं हो रखी, हम ये कहते हैं, इंस्टीट्यूट भी यही कहता है कि ये वाला माल ब्रांच को मिला ही नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या बुक करते हैं इसके लिए? हम बुक करते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। क्या बुक करते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट। मुझे बताओ, हैं ये भी परचेजेज ही, बट हम कहते हैं कि ये माल अभी मिला नहीं है। ये क्या है? ये इन ट्रांजिट है, रास्ते के अंदर है, अब तक हमारे वेयर हाउस तक नहीं पहुंचा है, इसलिए हमने एंट्री नहीं करी। तो अगर वो बोले कि भाई साहब मैंने माल बेचा है 2 लाख का, उसको माल मिला है सिर्फ 1.5 लाख का, तो इसका मतलब क्या है? 50,000 रुपये का माल अभी रास्ते के अंदर है। ये नहीं कि एंट्री करना भूल गए। अगर इंस्टीट्यूट बोल दे कि हम एंट्री करना भूल गए, तो फिर तो भूल गए, लेकिन खुद से नहीं मानना कि भूल गए। ठीक है, चलो जी। आप मेरे को एक और एग्जांपल करके दिखाओगे? फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एच एंड ब्रांच। एच डेबिट और क्रेडिट। कैलकुलेटर दिखाना एक बार। कैपिटल 10 लाख रुपए, सेल्स 15 लाख रुपए, परचेजेस 5 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक 6 लाख रुपए, ब्रांच
expenses, purchases, 3 लाख रुपए। ब्रांच 4 लाख रुपए। एक्सपेंसेस 3 लाख रुपए। गुड्स सेंट टू ब्रांच 4 लाख रुपए। टोटल कितना आ रहा है? 25 और 4 29, 6 4 10 और 8 18 11। फिक्स एसेट्स 11 लाख रुपए। और यहाँ पर आएगा हेड ऑफिस 3.5 लाख रुपए। एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए। गुड्स रिसीव 4 लाख रुपए। फिक्स एसेट्स 9.5 लाख। एडिशनल इन्फो ब्रांच सेंट कैश टू HO of rupees 50,000 but not received by HOU। आपको मेरे को जनरल एंट्री करके दिखानी है कि HO की किताबों में होगी या ब्रांच की किताबों में होगी और क्या होगी। हाँ, ये एडिशनल इन्फो है। अब पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा ना? अब ठीक है। क्या एंट्री होगी और क्यों होगी? नीचे करूं? कहाँ पर होगी ये?
ब्रांच ने पैसा भेजा एचओ को, अभी एचओ ने रिसीव नहीं करा, वो ट्रक में ही है, वो रास्ते में ही है, हेड ऑफिस में एंट्री होगी। अब मुझे बताओ कि आपने ऐसा क्यों कहा हेड ऑफिस में ही एंट्री होगी? क्योंकि मेरे को आंसर से ज़्यादा आपका लॉजिक सुनना है कि आपने ऐसा क्यों बोला। वेरी गुड, क्योंकि अभी हेड ऑफिस को रिसीव नहीं हुआ तो इसलिए एंट्री यहाँ पर होगी। हेड ऑफिस में क्या एंट्री होगी? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू 50,000 से 50,000, और ब्रांच के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी। बताओ बैलेंस कितना आ रहा था एचओ का? एचओ की किताबों में ब्रांच का बैलेंस आ रहा था 4 लाख रुपीस डेबिट, और इस एंट्री के बाद रिवाइज बैलेंस कितना हो जाएगा? 3,50,000 डेबिट, और ब्रांच के पास कितना आ रहा था? 3,50,000 क्रेडिट। तो अमाउंट बराबर भी हो गया और साइन इक्वल भी हो गए। तो जैसे ही ये फुलफिल हो गया, आपका गोल्डन रूल जो होता है, जो हमने ऊपर कंक्लूड करा था, वो फुलफिल हो गया। जैसे ही ये फुलफिल हो जाएगा तब आप इस ट्रायल से अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। अब आप मेरी हेल्प करो इस ट्रायल से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में। एचओ ब्रांच टोटल, एचओ ब्रांच टोटल टू ओपनिंग स्टॉक। बताओ जी ओपनिंग स्टॉक कितना है एचओ के पास? 6 लाख रुपए। ब्रांच के पास बताओ कितना है? 3 लाख रुपए। टू परचेजेस, परचेजेस बताओ 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। बाय सेल्स, सेल्स बताओ जी 15 लाख की ये सेल कर रखी है और 4 लाख रुपए का माल बेच रखा है। बाय गुड्स सेंट 4 लाख रुपए। बस कैपिटल बैलेंस शीट के आइटम है, ब्रांच बैलेंस शीट के आइटम है, एक्सपेंस पी&एल के आइटम हो गया। इधर बताओ सेल्स है 20 लाख रुपए की, और इसने माल भी खरीद रखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम एचओ। कितने का माल खरीद रखा है? ओहो ये गलती कर दी ना, ये 4 लाख यहाँ आएगा। तो 20 लाख प्लस 3.5 लाख माइनस 10 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 4, तो यहाँ 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक कर दिया। तो इसने माल खरीद रखा है
4 लाख रुपए का। ठीक। क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। जो स्टॉक है वो एचओ का स्टॉक है 1 लाख रुपए का, और ब्रांच का स्टॉक है 2 लाख रुपए का। बाय क्लोजिंग स्टॉक, एचओ का स्टॉक है 1 लाख रुपए का और ब्रांच का स्टॉक है 2 लाख रुपए का। मुझे जीपी निकाल के बताओ। तो जीपी 5 माइनस 11, 15 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख माइनस 9 लाख। इसका कितना आ रहा है? 5 लाख, 5 लाख वाई जी 9 लाख और 5 लाख। फिर कुछ खर्चे भी हैं, एचओ के खर्चे लिखवाए थे ना 3 लाख के और इसके 5 लाख के। लो जी, इसका तो प्रॉफिट ही 0 हो गया, तो इसको 4.5 कर दो। नहीं, ये 2 हो जाएगा। इसको 2 लाख कर दो। 20 प्लस 3.5 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 4.5, 4 4.5 टू नेट प्रॉफिट 6 लाख और 50,000। ठीक। बैलेंस शीट, एचओ ब्रांच टोटल, एचओ ब्रांच टोटल। कैपिटल कितने की है? 10 लाख की। प्रॉफिट है 6 लाख का। छः लाख का। इधर प्रॉफिट कितने का है? 50,000 का। फिक्स एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं क्या? कैपिटल हो गया, सेल परचेज ओपनिंग स्टॉक ब्रांच। फिक्स एसेट्स 11 लाख रुपए की और ब्रांच का बैलेंस 3.5 लाख रुपए का डेबिट। ₹3.5 लाख रुपए का, और CIT भी आ जाएगा 50,000। ठीक है। ब्रांच बताओ। ब्रांच की एसेट 2 लाख रुपए की, और एचओ का बैलेंस एचओ का है हेड ऑफिस लाइबिलिटी 3.5 लाख। स्टॉक बताओ जी, कितना कितना है? 1 लाख और 2 लाख।
भाई चेक कर लो, मैच हो रही है। 2 और 2 4 और 3.5 और 5 4, 4 5 16। ठीक है, अब छोटा सा प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है, तो सही ये भी है, बट आईसीआई कहता है कि ये जो 50,000 का प्रॉफिट ब्रांच ने कमाया है ना, ये तुरंत एचओ को दे दो, ये ब्रांच को मत दिखाओ, ये तुरंत एचओ को दे दो। तो जब आप प्रॉफिट एचओ को दोगे तो एचओ और ब्रांच की बुक्स में एंट्रियां करोगे, ब्रांच की बुक्स में कहोगे कि भाई हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था अब वो ख़त्म हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया 50,000 से, और हमने ये प्रॉफिट किसको दे दिया, एचओ को दे दिया 50,000 से। एचओ कहेगा कि मुझे ब्रांच से प्रॉफिट मिल गया 50,000 का, और किससे मिल गया, ब्रांच से 50,000। तो बस ये एंट्री का इम्पैक्ट डालना है इसके अंदर। तो एचओ की किताबों में ब्रांच डेबिट कर दो 50,000 से, ब्रांच ऑलरेडी डेबिट आ रहा है 3.5 का, तो 50,000 से और कर दोगे तो कितने का हो जाएगा, 4 लाख रुपए का। और इसकी किताबों में एचओ क्रेडिट कर दो 50,000 से, तो ये हो जाएगा 4 लाख रुपए का। और इसकी किताबों में से प्रॉफिट माइनस कर दो 50,000 का, और इसकी किताबों में प्रॉफिट ऐड कर दो 50,000 का। ठीक, यहाँ पे प्रॉफिट 0 हो जाएगा और यहाँ पे इसका 50,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट आईसीआई की है। ठीक, बस उसके बाद तो कहानी खत्म है। टोटल का मतलब क्या है, टोटल का मतलब है एचओ प्लस ब्रांच, इन दोनों का टोटल, कि अब ये दोनों मिल गई हैं। तो बताओ टोटल हो गया 9 लाख, इसका टोटल कितना हो गया 15 लाख। अगर इस 4 लाख को मैं यहाँ लिखूंगा तो ये वाला 4 लाख भी यहाँ चला जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो लिखने का फायदा नहीं है। 35 लाख और 3 लाख और 14 लाख, 14 लाख, 7 लाख 50,000, 6 लाख 50,000, ये हो जाएगी कैपिटल 10 लाख की, ये हो जाएगा 6 लाख 50,000। ये 4 लाख सिमिलरली यहाँ लिखूंगा तो ये 4 लाख भी यहाँ लिखूंगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये हो गया 13 लाख, ये हो गया 50,000, ये हो गया 3 लाख, तो ये कितना हो गया 3.5 और 16.5 लाख और 16.5 लाख। बताओ जी, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? बस इतना सा ही है ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच पे जब जाएंगे तो आपके साथ ना ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये एंट्री वाला पार्ट, ये एंट्री वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप डिपेंडेंट ब्रांच का डेटर मेथड कर पाओगे, अदरवाइज वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे हमने ये इनकॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन की एंट्री, ये हमने इनकॉर्पोरेशन की एंट्री देखी, ये स्ट्रांग होगी तो डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर काम अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज वो रट्टा हो जाएगा। बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया कि भाई अगर ब्रांच का ट्रायल दे रखा है और वो हमसे बोल दे कि एचओ प्लस ब्रांच दोनों का प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, इंडिविजुअल भी और कलेक्टिवली भी, तो आपको पता है कि पहला रूल आप क्या चेक करोगे, बताओ? पहला रूल आप चेक करोगे कि एचओ के पास जो ब्रांच का बैलेंस आ रहा है, एचओ के पास जो ब्रांच का बैलेंस आ रहा है, क्या वही बैलेंस ब्रांच के पास एचओ का आ रहा है? अगर ये मैच नहीं होता है तो हम ढूंढेंगे कि क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर नहीं दे रखी तो हम ट्रायल के अंदर ही ढूंढेंगे कि ट्रायल से कुछ निकल कर आ रहा है या नहीं। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है सीआईटी की कि एचओ ने एंट्री नहीं डाल रखी, तो हमने एचओ की एंट्री डाल के देखा कि क्या आप बैलेंस मैच करता है, तो हमारा बैलेंस जैसे ही मैच करा तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद तो जो बचपन में आप करते आए हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, आपको वही बनाना है और आपको अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल करके चलना है।
टोटल कॉलम में मैंने आपको बताया कि बस आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एक एंट्री को ध्यान में रखना है फॉर अ प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट। बताओ जी, यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत?